जो अब हमने पाचन क्रिया को समझ लिया। अब हम मानव कार्यकी के दूसरे पार्ट पर आ रहे हैं, श्वसन। किस पर आ रहे हैं? श्वसन तंत्र। ठीक है बेटा, श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं। अब आइए, श्वसन तंत्र लिख लो। श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन, ग्लूकोज से ऊर्जा का प्राप्त करना। ग्लूकोज हमने पढ़ा था, ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज से ऊर्जा को आपको प्राप्त करना क्या कहलाता है? श्वसन। मतलब श्वसन का मुख्य काम क्या है? जो भी भोजन कर रहे हैं, श्वसन करता क्या है? हम सांस जो भी ले रहे हैं, यह सांस हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यही श्वसन क्रिया जो हमने भोजन किया, वह उस भोजन से, ग्लूकोज से ऊर्जा को प्राप्त करने में मदद करता है। ये कैसे करता है, हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो ऊर्जा हमारे शरीर को कैसे मिल रही है? भोजन से। लेकिन भोजन से ऊर्जा दिला कौन रहा है? श्वसन। कौन दिला रहा है? ऑक्सीजन। कौन दिला रहा है? यानी कि हम सभी तरफ से एक सिस्टम से बंधे हैं। सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है। नहीं तो मां के गर्भ में तुम सांस ले रहे थे क्या? नहीं ना, मां के गर्भ में पानी में डूबे हुए थे। तुम जब पहली बार जब बाहर आए, तो तुमने पहली बार इस फेफड़े को ऑक्सीजन दिया, पहली बार इस फेफड़े को तुमने हवा दिया, और तुमने बच्चों की तरह से पहली बार रोया। वह रोना नहीं था, पहली बार तुम्हारे गिल्स, तुम्हारे फेफड़े ने, ठीक है, तुम्हारे फेफड़े ने पहली बार, तुम्हारे फेफड़े ने हवा को स्पर्श किया, और तुम लोगों ने उसे रोने का नाम दे दिया। वह बच्चा रो नहीं रहा है, वह यह दिखा रहा है कि मैं अब एकदम सही हूं, बाहर का ऑक्सीजन मैं ले सकता। ठीक है, अगर वही बच्चा नहीं रोया, नहीं बोला, तो समझो वह गया। तो रोना जरूरी है, और रोना जिंदगी भर जरूरी है। नहीं रोगे तो हार्ट अटैक के लिए तैयार रहो। ठीक है, इसीलिए कमरा बंद करो, और इतना रो, आंसू मत रोना, मतलब वही नहीं, रोना मतलब कि एक गिलास आंसू बह जाए। ठीक है, दोनों आंखों से। चलो लिखो, ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन तंत्र का मुख्य उद्देश्य है। तो ग्लूकोज से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं बेटा? ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। क्या प्राप्त कर रहे हैं? और इसमें मदद कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। कौन मदद कर रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब श्वसन के आधार पे जीवों को दो भागों में बांटा गया है। जीव जो श्वसन करते हैं, है ना, श्वसन के आधार पे जीव दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के श्वसन करते हैं जीव। लिख लो, एक होता है आक्षी श्वसन, आक्षी, और एक होता है अनाक्षी। क्या होता है बेटा? आक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन। लिख लो, O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का दहन जो करते हैं वो आक्षी श्वसन कहलाते हैं, और O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में ग्लूकोज तो नहीं जलेगा, अतः इसमें ग्लूकोज को रासायनिक रूप से तोड़ा जाएगा। ये O2 की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में होता है, और ये O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज जलता है। ठीक है ना, और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन ये O2 की अनुपस्थिति में, तो O2 की अनुपस्थिति में कैसे होगा? रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होगा, जो हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, पहली कक्षा में, याद है ना? लिख लो। और अनाक्षी श्वसन में कम ऊर्जा मिलती है। क्या होती है? कम ऊर्जा मिलती है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं हो रहा है। ठीक है, आक्षी श्वसन हो गया। लिख लो, जंतुओं में ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है। कोई दिक्कत? आपसे ये पूछेगा नहीं, आप बस इतना जान लिए। चलिए, अब हम मुख्यतः हमें क्या पढ़ना है? श्वसन प्रक्रिया हो गया। अब आइए थोड़ा समझ लीजिए, याद रखिएगा, हमने बोल दिया था पौधे जो प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं, पौधे, अगर पौधा प्रकाश संश्लेषण मेरा बच्चा कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होगा। सूर्य की उपस्थिति में वो रासायनिक संश्लेषण करता है। ठीक है ना, याद रखना, ये पत्ती है, प्रकाश संश्लेषण कर रही है, तो क्या कर रही है? CO2 ले रही है। क्या कर रही है? CO2 वो क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है, ले रही है, और O2 क्या कर रही है? निर्मुक्त कर रही है या छोड़ रही है। क्या कर रही है? निर्मुक्त कर रही है। निर्मुक्त कर रही है मेरे लाल, वो निर्मुक्त पूछेगा या मुक्त बोल देगा। निर्मुक्त मतलब छोड़ना। ठीक है ना, और अवशोषण करना मतलब ग्रहण करना, अवशोषण मतलब ग्रहण करना या लेना। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, जैसे एक और समझना, ये प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन पौधे जब श्वसन करेंगे, श्वसन की प्रक्रिया में क्या करेंगे? पौधे श्वसन की प्रक्रिया में O2 लेते हैं
और CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, यह निरंतर श्वसन की प्रक्रिया निरंतर चलती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में रासायनिक संश्लेषण होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। यही कारण है कि दिन में तो हम पौधों के नीचे रह लेंगे, लेकिन रात में पौधों के नीचे सोने से मना किया जाता है। क्यों? वह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण करते तो O2 वह जितना छोड़ रहे हैं, श्वसन की क्रिया में O2 बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? CO2 छोड़ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा O2 बना रहे हैं। लेकिन रात में वो CO2 ज्यादा छोड़ रहे हैं। मतलब क्या? उनका जो रेशियो है, उनका जो औसत है, रेट है, ठीक है ना, ऑक्सीजन बनाने का जो उनका दर है, रात में कम है और दिन में ज्यादा है। रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही छोड़ रहे हैं जितना दिन में छोड़ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो छोड़ने की जो दर है, रेट है, वह रात में बहुत कम है। यही कारण है कि रात में पेड़ के नीचे सोने से लोग मना करते हैं। समझ में आ गया बेटा? गलत नहीं करोगे, है ना। श्वसन की प्रक्रिया सेम है। अब आइए, पौधों का हो गया। अब आइए हम बात करते हैं जंतुओं में श्वसन। किस में बात करते हैं बेटा? जंतुओं में श्वसन। थोड़ा जल्दी चलेंगे, लिख लीजिए। श्वसन मानव में, किसमें? हमें मुख्यतः मानव के बारे में जानना है, लिख लीजिए। ऐसे नहीं होता है फेफड़ा। क्यों? इसको ऐसे लिख लो, लिख लो। नाक पहला क्या आता है? श्वसन की प्रक्रिया में सबसे पहला क्या आता है? नाक। लिखो, नाक। नाक का क्या काम है? तो वायु के आने का मार्ग है। वायु के आने का उत्तम मार्ग है ये। मुख से भी सांस लिया जाता है, मुख से भी वायु अंदर जाती है, लेकिन वो सही नहीं है। हमें नाक से ही अंदर वायु के लेना है। इन केस कभी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हम यहां बैक्टीरिया देखेंगे कि सांस लेंगे तो आदमी मुंह खोल के सांस लेता है, लेकिन सही नियम क्या है? नाकों से सांस लेना है। क्यों? क्योंकि हम नाक से जब सांस लेंगे तो हमारी नासिका में पतले पतले हमारे बाल हैं, हमारी नासिका मार्ग में श्लेष्मा झिल्ली है, बाल है, जो धूल कण को अपने अंदर फंसा लेगा और शुद्ध वायु को अंदर जाने देगा। ठीक है, तो यहां से दूषित वायु, जो धूल कण घुले हुए हैं, वो छन गए। ठीक है, और कुछ महीन उससे भी है, तो अंदर जब जाओगे तो तुम्हारे नाक की संरचना कुछ ऐसी है। ठीक है बेटा, यहां से अंदर गई सांस, अब यहां पे श्लेष्मा झिल्ली है। क्या है बेटा? श्लेष्मा झिल्ली है। ठीक है, तो जब यहां से अंदर नाक में जाएगी हवा तो बाल रोक लेगा, ये बाल होता है ना, तो बाल फंसा लेगा। ठीक है, बड़े बड़े, और उसके बाद जब उससे आगे जाएगी तो मान लो उससे भी छोटे छोटे बहुत माइक्रो कण होंगे, वो श्लेष्मा झिल्ली में फंस जाएंगे। किसमें फंस जाएंगे? श्लेष्मा झिल्ली में फंस जाएंगे और शुद्ध वायु बाहर जाएगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं मेरे लाल? वायु की बात कर रहा हूं। यहां से शुद्ध वायु अंदर जाएगी। ठीक है, मैं ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वायु की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? लिख लो, नाक। और क्या करता है यही श्लेष्मा झिल्ली यानी नाक? क्या करता है? हमारा वायु का हमारे तापमान को नियंत्रित करता है। क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है मेरे बच्चे, तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि देखोगे ठंडियों में नाक जाम हो जाते हैं और गर्मियों में नाक, देखते हो ना, क्यों? ठंडी में ठंड हवा आई और श्लेष्मा झिल्ली क्या है? वैसे ही तरल है, वो क्या हो गई? और जाम हो गई। और गर्मी में क्या हो जाता है? नाक बहने लगता है। क्या हो जाता है? नाक। लिख लो, कोई दिक्कत? समझ आया? ठंडी में नाक क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। कैसे पता चला? जाम हो जाता ना, सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि श्लेष्मा झिल्ली क्या हो गई? क्या हो गई? ठंड हवा के कारण वो क्या हो गई? कठोर हो गई है, तो नाक में दिक्कत हो रहा है। अब गर्मी में क्या हो जाएगा? अधिक गर्म हवा जब अंदर जाएगी तो श्लेष्मा झिल्ली ताप को नियमित करती है, और खुद वो इतना गर्म पा रही है कि वो क्या हो गई? कैसी थी पहले? जेल लगाते हो, जेल श्लेष्मा अब नकती है ना नाक में, तो जेल की तरह है ना। बच्चों का देखता होगा ना, पोटा बहता है, तो क्या होता है? इसीलिए अभी उनका प्रक्रिया में है। ठीक है ना, तो गर्मी में क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। ठीक है ना, बहने लगता है नाक। लिख लो, तो धूल कण फंस जाएंगे। ठीक है ना। अब आते हैं, नाक का ये हो गया। अब आओ,
अब आते हैं, हम बात करते हैं, अब नाक के बाद आएगा अब नाक के बाद जब आएगा तो उसके बाद आता है लेरिंग्स। क्या आता है बेटा? गले में देखो तुम्हारे ऐसी संरचना होगी, ऐसे पकड़ के देखो, लिख रही है, इसको बोला जाता है लेयरिंग्स। क्या बोला जाता है मेरे बच्चा? लेयरिंग्स। लेयरिंग्स से आवाज निकलती है जो जुबान पर आते शब्द बनाती है। क्या बनाती है? दूसरा लिख लो, लेयरिंग। लेयरिंग ध्वनि यंत्र बोला जाता है। लेयरिंग ही तुम लिखो इंग्लिश का शब्द, लेयरिंग। तो क्या करता है ये? हमारे जो भी हम बोलते हैं यहीं से तैयार होता है और वह जुबान पे आते शब्द बनता है। ठीक है ना? समझ आया? लेयरिंग्स। लेयरिंग्स के चारों तरफ, लेयरिंग्स के चारों तरफ हमारी एक संरचना होती है जिसे बोला जाता है एडम एप्पल। लिख लो, एडम एप्पल। लिख लो, एडम एप्पल। एडम एप्पल, टेटुआ देखो ना, टेटुआ। हाँ, यह केवल पुरुषों में पाया जाता है मेरा लाल। क्या इसमें पाया जाता है? एडम एप्पल पुरुषों में पाया जाता है और इसी एडम एप्पल के कारण पुरुषों की आवाज क्या हो जाती है? एडम एप्पल पुरुषों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? महिला में नहीं पाया जाता है और इसी के कारण पुरुष की आवाज क्या होती है? मोटी होती। तो आवाज क्या होती है पुरुषों की? मोटी होती है, कम तारोत्व की होती है, बहुत कम घर्षण होता है और आवृत्ति भी कम होती है। महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि महिलाओं की आवाज शुरू में सुनने पर अच्छी तो लगती है, लेकिन वही अगर घंटों बोल दें तो क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। क्यों? लेयरिंग्स नहीं है। तो क्या हो जाएगा? लेयरिंग्स जैसे कम तारत्व की होने के कारण, बाय कम तारत्व होने, जैसे देखो, जैसे क्या है, जो संगीत जो सुनते हैं, गाना और संगीत में अंतर देखो। संगीत जो सुनते हो उसकी आवृत्ति सेम होती है, एक ही ध्वनि होगी बेटा, बहुत अच्छा लगेगा, कभी भी सुनोगे ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कितना भी देर तक सुन लो, तान की आवाज कोई दिक्कत नहीं है, सुनने में मजा आएगा। लेकिन आजकल के भोजपुरी गाने जो तुम सुनते हो हमें भी समझ में नहीं आते। वो क्या होगा? पहले इतना आवृत्ति, फिर इतना आवृत्ति, फिर इतना, फिर इतना, अचानक से एक के बार आवाज बढ़ा देगा, डीजे को बजा देगा, फिर एकदम कम कर देगा, फिर आदमी सोचेगा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फिर एक के बार बोल देगा, तो क्या करोगे? भागोगे, फिर क्या करोगे? तो क्या हो गया? एक ही बार उसका इतना ज्यादा तारत्व बढ़ा देता है कि वो इरिटेशन होने लगता है, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। तो गाना कैसा? जिसकी आवृत्ति हमेशा क्या हो? अच्छी हो, सेम हो, वह गाना लंबे समय तक सुनो। जैसे मोहम्मद रफी की आवाज, पुराने सिंगर की आवाज, लता मंगेशकर की आवाज सुनना, उनके आवाज हमेशा एक ही जैसा होगा। लेकिन आजकल के जो सिंगर हैं वो ऐसा गाना पसंद करते हैं कि कभी कभी इतना कम आवृत्ति हो जाए कि आदमी ध्यान से सुने, क्या रहा, हेडफोन लगा लिया, कभी इतना तेज बजा देगा कि लगेगा कि तुम्हारे कान का पर्दा डैमेज हो गया। ठीक है? ये भोजपुरी सिंगिंग में ज्यादा देखा जाता है। समझ में आया बेटा? समझ में आया? यही कारण है कि लड़कियां कभी धीरा बोलेंगी या कभी इतना तेज बोल देंगी कि आदमी का क्या होने लगेगा? इरिटेशन होने लगता है। और पुरुष, जैसे मैं 1 घंटा तक बोलता रहूं, सुनते रहोगे, कोई दिक्कत, लेकिन अगर वहीं मैं महिला होता तो 10 मिनट तो बहुत अच्छा लगता कि मैडम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, लेकिन 1 घंटा बाद सबको दिमाग पक गया एकदम, अब बाउंस हो रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत? ये कैसे होता है? एडम एप्पल का लेयरिंग्स। ठीक है ना बेटा? पक्षियों में भी इसे देखा गया, पक्षियों में जो सुरीली आवाज है इसी के कारण है, इसको सिरिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चलो, कोई दिक्कत बेटा? अब आइए, ये हो गया। अब देखो, यहीं पर डायाफ्राम है। क्या है मेरे बच्चा? इसी को डायाफ्राम बोलते हैं। आपको पूछेगा डायाफ्राम संरचना क्या है, तो हमारे फेफड़े के नीचे और बड़ी छोटी आंत के ऊपर यह एक संरचना है जो हमारे श्वसन तंत्र को और पाचन तंत्र को क्या करती है? मुख्य पाचन तंत्र को अलग करती है। क्या करती है? ये डायाफ्राम क्या है? यह डायाफ्राम जब कभी भी तुम्हारे श्वास नली में कुछ ऐसी चीजें चली जाएं जो श्वास नली के लिए क्या है? अनुपयोगी हैं, डैमेज कर सकती हैं, तो ये तुरंत डायाफ्राम फैलेगा और तुरंत छींकेगा और तुम्हारे श्वास नली में जो भी चीजें पहुंची हैं ठोस, वो बाहर आ जाती है। यह एक तुरंत की प्रक्रिया, बहुत तुरंत होता है, बहुत जल्दी होता है, तुम्हारा इस पे उतना कंट्रोल नहीं होता है। छींक पर तुम्हारा कंट्रोल है क्या? कहना नहीं नहीं छींक आने वाला, मैं रोकूंगा, मैं रोकूंगा, मत रोकना, दिमाग की नस फट जाएगी। कभी छींक नहीं रोकना,
ठीक है। अगर रोकोगे तो क्या होगा, चावल का दाना मैं पढ़ा रहा था, चावल का दाना मान लो श्वसन मार्ग में चला गया, ये मार्ग तो वही है, और श्वास नली में जा रहा है, अब क्या कर रहा है, अरे भाई श्वास नली में तो हवा आना है, दाना नहीं आना है, मर जाएगा इंसान। इसीलिए कभी छींक, जैसे मान लो छींकने जा रहा है, कोई लड़का बदमाशी करता है, उसका मुंह में नकली दाब देता है, अब जो खाए वो नाक से बाहर आएगा या मुंह से बाहर आएगा, मुंह से बाहर आने लायक नहीं है, नाक से आ रहा है तो बेचारा मर जाएगा यार। और कभी रोकना नहीं सांस को, नहीं तो दिमाग की नस फट सकती है, क्योंकि हवा इतना ज्यादा अंदर जमा हो जाता है, तुरंत मुंह खोल के इतना तेजी से डायाफ्राम अपने अंदर हवा को भरता है कि उस छोटे से चीज को हमें वापस करना है, हमें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करना है। मतलब जो भी हम भोजन कर रहे हैं, इंसान ने भोजन जो किया तो इसको जल्दी, देखो जानवर भोजन जल्दी न पचे, लोग कुछ भी कहें बेटा, समझो इधर साइंस को समझो पहले, लोग कुछ भी कहें, जानवर भोजन को लंबे समय तक भूख न लगे और लंबे समय तक पाचन न हो, धीरे धीरे पाचन हो, इसीलिए जानवर ऐसे चलते हैं और उनका ऐसे रहता है। ठीक है, अब यहां से जाएगा, उन्हें क्या काम करना है, गर्दन बड़ी बनाई गई है इसीलिए उनकी, अब ऐसे मान लो बनाए हैं ये सब, अब ये खा रहे हैं यहां से भोजन, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करना पड़ रहा है भोजन को। अब यहां से भोजन करेगा, फिर यहां तक जाएगा, जबरदस्ती जा रहा है, जबरदस्ती जा रहा है, जानवर की उम्र कितनी छोटी है तुम नहीं देख रहे हो, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, अब यहीं रहेगा, प्रक्रिया ऐसे हो रही है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल धरती ऐसे खींच रही है। अब मनुष्य सीधा खड़ा है, खा इधर रहा है, हाथ से खा रहा है, जब उसे थोड़ी खा रहा है, हाथ से उठा के खा रहा है कि तुम अब खाना उठ के चलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत नहीं ना आएगा, तो वो खा रहा है बेचारा, मुख में खा रहा है, फिर ग्रास नली से होते हुए आ रहा है, फिर अमाशय में आ रहा है, फिर उसके बाद छोटी आंत में आ रहा है, फिर उसके बाद बड़ी आंत में जा रहा है, अब उसके बाद देखो बड़ी आंत में गया तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद संतुलित है, फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, फिर उसके बाद आराम से बाहर हो जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कहां काम कर रहा है, केवल ये सीकम, क्या था जी, कोलन सीकम, क्या था, सीकम वाले क्षेत्र में केवल गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करना पड़ रहा है। लेकिन क्या है, जैसे वो धक्का देगा, तो हमने बताया धक्का देते हैं और खाना आगे, तुम्हें ये समझना पड़ेगा, ये बताया नहीं जाएगा, ये खुद सोचना पड़ेगा। मनुष्य में पाचन जल्दी क्यों हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, जैसे कोई काम तुम्हारे लिए आसान कब है, सीढ़ी पर चढ़ना आसान काम है कि सीढ़ी से उतरना, सीढ़ी से उतरना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हो तुम। हम नीचे गिरना अच्छा लगेगा, कूदना हमारे लिए मुश्किल है, हम कूदने के लिए हमें अलग से ऊर्जा लगानी पड़ रही है, क्यों, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जाने का काम कर रहे हैं। समझ आ रहा है, जानवर बेचारे गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम कर रहे हैं, भोजन पचने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मनुष्य में ऐसा उठा लिया है, थोड़ा सा मेहनत लगा, मुंह में डाला, अब प्रक्रिया आराम से हो रही है, सब गुरुत्वाकर्षण बल के। अब यही हम टेढ़े होते, जैसे कहा जाता है मनुष्य पहले बंदर की तरह चलते थे और सीधा चलने लगे, तो मनुष्य जब ऐसे चलता होगा तो खाना खाता होगा, यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, अब बेचारा वो और काम क्या करे, वो तो खाना पचाने में ही परेशान है, अब वो बेचारा बैठ के जुगाली करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के अगर अधीन रहेंगे, उसके साथ रहेंगे तो कोई दिक्कतें नहीं है, खाना खाया हो रहा है, प्रक्रिया हो रहा है, काम भी इंसान कर रहा है। लेकिन अगर अधीन है, इसीलिए देखो रात में जब तुम सोते हो ना, तो दिन में खाना खाना पेट उतना नहीं खराब होगा, लेकिन रात में खा के सो गए तो जल्दी खराब हो जाता है, सुबह उठते हो तो लगता है उल्टी होगा, ढेकार, अच्छा ढेकार नहीं आता है, ढेकार कभी अच्छा होता है क्या, बुरा ढेकार आता है, होता है ना, क्योंकि सो रहे हो, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करना पड़ रहा है शरीर को, इसीलिए कहा जाता है थोड़ा तकिया लगाया करो। कोई दिक्कत, अब ये नहीं कि खूब ज्यादा ऊंचा तकिया लगा दो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आया। तो भोजन हमारे पाचन क्रिया के लिए क्यों सरल है, मनुष्यों के लिए, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन है, विपरीत नहीं है बेटा, समझ में आया। और जानवर क्या है, उन्हें विपरीत काम करना पड़ रहा है। अब डायाफ्राम ने अधिक हवा क्यों भरी, क्योंकि उसे गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करना है। सांस हम ले रहे हैं, सांस अंदर नीचे जा रहा है, लेकिन वहां पर सांस से क्या करना है, बाहर, जैसे उल्टी करना बहुत कठिन काम है ना, अब गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत हमें काम करना है, हमें ज्यादा दिक्कत होता है, पूरी मांसपेशियां लग जाती हैं उल्टी कराने में, पेट की, उन्हें पूरा धक्का देना है, तो क्या किया जाता है, थोड़ा सा, अब ये जैविक है, अब कोई कह दे कि मैं उल्टी खड़ा खड़े कर दूंगा, नहीं, तुम्हें ज्यादा शरीर को क्रिया करना पड़ेगा, तो वही इंसान क्या हो जाता है, झुक जाता है, और कोई उसका पीठ सहलाता है, पर कोई बात नहीं कर लो, चलाने से कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वो क्या करता है, कोई बात नहीं कर, उल्टी करना अच्छी बात है। और मैंने तो बहुत सारे तरीके बता दिए, ऑनलाइन नहीं बता दिया, कोई दिक्कत हो जाए तो उल्टी कर दिया करो, भविष्य में अगर तुम्हारे साथ कोई दिक्कत हो जाए, दिक्कत तो आएगी ही, लड़के हो, ठीक। चलिए आइए, अब हमने सांस लिया, वायु आया, और वायु जब आता है तो इस रास्ते में ये ब्लैडर होते हैं, क्या होते हैं, बॉल्स टाइप के ब्लैडर होते हैं,
ऐसी संरचना होती है हमारे फेफड़े में, लिख लीजिए। एयर सैक बोला जाता है वायु का थैला। वायु का थैला, इसमें हवा भरती है, ठीक है बेटा, हवा भरती है, लिख लो। इसी को बोला जाता है एल्वोलाई। क्या बोला जाता है? तो इसमें हवा भरी जाती है। फेफड़े की कार्यात्मक इकाई, मतलब हमारे जो भी हम सांस ले रहे हैं, फेफड़ा ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वापस भेज रहा है, तो इसमें काम कौन करता है? यही एल्वोलाई। एल्वोलाई लिख लो, एल्वियोलाई लिख लो। समझ में आया ना? आपसे नहीं पूछेगा लेकिन ये जान लीजिएगा। मेन काम कौन कर रहा है? पाचन तंत्र में मेन काम कौन कर रहा था? छोटी आंत, है ना? ठीक है। और उसमें भी कौन मेन काम कर रहा था? जो इसकी ऐसी ऐसी संरचना थी ना, ये काम कर रहे थे, ठीक है। अब लिख लो, एल्वोलाई मुख्य काम करता है। यही क्या करता है? हवा को एल्वोलाई में भेजता है और उसमें से ऑक्सीजन को क्या करता है? अलग करता है। क्या करता है मेरे लाल? अलग करता है। और ऑक्सीजन को अलग करने के बाद यही संरचना होती है। और ऑक्सीजन को अलग करने के बाद, अब ऑक्सीजन को अलग करने के बाद देखो, यही हमारा क्या होता है? हृदय। क्या होता है? हृदय की संरचना हमारी यही होती है। और उसी हृदय से क्या कर दिया जाता है? एक फुसफुस शिरा ऐड होता है। क्या होता है? फुसफुस शिरा। पूछा जाएगा प्रश्न, याद रखना, दो चीजें होती हैं, धमनी पढ़ेंगे और शिरा। याद रखना, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। यहां शुद्ध का मतलब प्योर नहीं, यहां शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन मिला खून। मैंने बोला कभी खून मत बोलना, रक्त। ऑक्सीजन मिला रक्त, इसे कहा जाता है मेरा बच्चा, उसी को कहा जाता है शुद्ध क्या? वायु। क्या कहा जाता है? शुद्ध खून, शुद्ध रक्त कहा जाता है। मतलब धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं, आएगा। शुद्ध रक्त बहता है। और शुद्ध का मतलब पूछा जाता है, शुद्ध का मतलब क्या? तो शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन मिला युक्त, मिला रक्त को ही क्या कहा जाता है? शुद्ध रक्त। जो धमनी में बहता है। और सीरा में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध मतलब यह नहीं होता है कि रक्त कभी खराब नहीं होता है। अशुद्ध का मतलब उस रक्त में क्या घुला होगा? CO2। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं और O2 मिला रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना मेरे बच्चों, लिखने छोड़ो। और सीरा में हमेशा क्या बहता है? अशुद्ध रक्त। लेकिन एक अलग हो जाता है यहां से, फुसफुस। धमनी में फुसफुस की बात कर देगा, अशुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है मेरे लाल? अशुद्ध रक्त बहता है। और वहीं फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। लिख लेना तुम लोग, शुद्ध रक्त बहता है। क्या होता है? यह बहुत छोटी संरचना है। यहीं फेफड़े से हमारे हृदय तक शुद्ध रक्त ले जाना, शुद्ध शिरा, एक शिरा होता है। यह एक शिरा की संरचना है जिसे क्या कहा जाता है? फुसफुस शिरा। क्या कह दिया गया है उसे वैज्ञानिकों ने? फुसफुस शिरा नाम दिया गया। हालांकि यह शिरा है, ले तो जाना चाहिए शुद्ध रक्त, लेकिन हमारे शरीर की यह छोटी सी संरचना उतने ही समय में क्या करती है? क्योंकि यह क्या किया? खून में क्या कर दिया जाता है? ऑक्सीजन को जस्ट वहीं मिलाया जाता है। और जैसे ही मिलाया जाता है तो क्या कर देते हैं? यही ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े में हृदय में पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? फुसफुस शिरा, क्योंकि तुरंत मिलाया जाता है, ठीक है। और ये धमनी क्या करता है? यहीं से जब वापस आता है, जब वापस भी आता है तो यहीं से क्या कर दिया जाता है? वापस क्या कर दिया जाता है? फुसफुस धमनी के रास्ते से अशुद्ध रक्त, मतलब जो वापस आए हैं कार्बन डाइऑक्साइड खून के साथ, जो पढ़ेंगे अभी, वो इसके साथ आते हैं। यहाँ पे क्या है? अपवाद है। क्या है ये बेटा? फुसफुस शिरा अपवाद है। यह अशुद्ध रक्त नहीं बल्कि शुद्ध रक्त ले जाता है। 200% क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत? चलिए, तो कैसे ब्लड में मिलाया गया समझ में आया? हमने हवा को अंदर लिया, और जब हवा को अंदर लिया जाए तो यही ब्लैडर, यही हवा की थैली क्या करती है? अपने अंदर ऑक्सीजन को भरती है। और इसके अंदर की संरचना भी बहुत ऐसी है ना, ऐसे करके संरचना है और पतले पतले छिद्र हैं। वो क्या करते हैं? फिल्टर का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? फिल्टर का काम। हमेशा फेफड़े का काम समझ लेना, बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं। लड़के समझ लेते हैं फेफड़े का काम है रक्त को शुद्ध करना, नहीं, वायु को शुद्ध करना। और उस फेफड़े में भी कौन शुद्ध करता है? तो यही एल्वोलाई, यही हवा का थैला। समझ में आया? जो ऐसे संरचना होती है, ऐसे जुड़े होते हैं, इसमें से हवा अंदर आएगी, अब आएगी और इसमें क्या होगी? ऑक्सीजन को हमें बाहर करना है। जैसे आप पढ़ेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर में, ऑक्सीजन तो हवा में तैर रही है, लेकिन उसको कैसे हम लोग ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर लेते हैं सर?
तो दाब को बढ़ाकर और तापमान को घटाकर, ठीक है। तो हमारे एल्वोलाई में जब जाएगा वायु तो क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, उसको संपीड़ित करेगा, कंप्रेस करेगा, उसको दबाएगा और क्या करेगा, तापमान को न्यून करके, क्योंकि ऑक्सीजन है हमारे शरीर के में, ठीक है, तो न्यून करके क्या करेगा, उस वायु से ऑक्सीजन को निकाल लेगा। क्या करेगा, हमारे शरीर की प्रक्रिया, और हमारे शरीर से ही वैज्ञानिक सीखते हैं यार, और कहीं से नहीं सीखते हैं, ठीक है। लीवर बनाना हाथ से सीख लिया भाई, ऐसे करने में, ऐसे कोई चीज उठा रहे हैं तो बड़ा दम लग रहा है, लेकिन वही हथवा पास करके उठा रहे हैं तो आराम से उठा ले रहे हैं। लीवर की संरचना कर दी, किसकी संरचना कर दी, सब विज्ञान यहीं से जन्मा है, हमारे क्रियाकलाप ने ही विज्ञान को जन्म दिया है। विज्ञान कुछ और नहीं है, विज्ञान क्या है, कार्यों को आसान करने का एक माध्यम, एक विधि ही विज्ञान है। विज्ञान कुछ है क्या, कुछ नहीं है, एक काम को आसान करने का तरीका है। जैसे फैराडे साहब ने फैन आविष्कार कैसे हो गया है, फैराडे साहब, ये सब उन्हीं की देन है, ठीक है। कुछ नहीं किया था, चुंबक को उठा के फेंक दिया, और चुंबक को जब उठा के फेंका तो जहां पे एक टेस्टिंग कर रहे थे, कई साल से विफल हो रहे थे, जब चुंबक को उठा के फेंका तो जहां से चुंबक तार के बीच एक धारावाही तार जोड़े हुए थे, वो टेस्ट कर रहे थे, जब उठा के फेंका ना तो वही देखा कि बल्ब तल से जड़ गया, तुरंत जला। फिर कहा अरे कैसे हो गया, फिर क्या किया, कहा कि यानी कि चुंबक को गति दिया जाए और चुंबक के चारों तरफ चुंबक को गति दिया जाए और चुंबक के चारों तरफ अगर वायर लपेट दिया जाए तो इस वायर में भी विद्युत उत्पन्न हो सकता है। तुम देखोगे, तुम कोई भी चीज, बैटरी भी तोड़ना चाहे कुछ भी तोड़ना, देखना उसमें क्या होगा, एक चुंबक लगाया गया होगा, उस चुंबक के चारों तरफ तार लपेटा गया होगा। पंखा देखा है, देखो ना, तार लपेटा गया है, क्यों, उस चुंबक, वो पंखा नहीं नाच रहा है, वो चुंबक नाच रहा है। कैसे नाच रहा है, या तो दो क्रिया किया, या तो चुंबक को नचाओ और तार लगा दो, करंट उत्पन्न होगा। विज्ञान पढ़ा दे रहे हैं, समझो, इससे तुम बहुत सारी खोज कर सकते हो। या तो चुंबक को घुमाओ, तो लोगों ने क्या किया, साइकिल में डायनमो यही ना जी, डायनमो क्या किया, तुम्हारे पहिए में जोड़ दिया, और पहिया जब चलाओगे चुंबक नाचेगा, और उसको एक बैटरी से जाके जोड़ दिया, बल्ब जोड़ दिया, अब बैटरी चार्ज भी हो रहा है या बल्ब चल रहा है। जब पॉइंटिल चलाओगे तो देखोगे लाइट जलता है, अब पॉइंटिल छोड़ देगा तो लाइट नहीं जलता। पहले जमाने के लोग यूज करते थे, अब बच्चे तो भूल गए वो सब। तो दो काम किया फैराडे साहब ने, दो चीज बताई, या तो इस चुंबक को घुमाओ तो इस तार में बिजली उत्पन्न होगी, आएगी, जरूर बढ़ेगा, जरूर बल्ब जलेगा, या फिर बैटरी से जोड़ के इस तार में तुम क्या करो, करंट दो, यह चुंबक नाचने लगेगा। यही है, हम लाइट जलाते हैं और पंखा घूमने लगता है, क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ है, ऐसा ही चीज लगा हुआ है, धारावाही चालक तैयार किया गया है, तार लगाया गया है और वह घूम रहा है और पंखी उससे जोड़ दिया गया है। तो ऐसे तुम भी करो, बैटरी जोड़ो, पंखी लगाओ, देखो जैसे क्या होता है, कैसे घूमने लगता है मोटर कैसे घूमने लगता है, मोटर देखे हो, जो मोटर 10 रुपए का खरीद के लाते हो, वो क्या करते हो, या तो उस मोटर को तुम क्या करते हो, यहाँ पिन निकला रहता है, या तो उसको बैटरी से जोड़ते हो ना, तो ये घूमने लगता है। लेकिन अब उल्टा करना, जाना और इस पंखे को घुमाना खूब तेज, ठीक है, अब फिर इस रास्ते से जाके यहाँ पे एक बल्ब जोड़ देना, देखना ये बल्ब जलेगा। किए थे ना आविष्कार, हाइड्रो पावर प्लांट, वो घूम रहा था। जनरेटर क्या है, जनरेटर यही तो है कि हम इसको घुमाएंगे, जितना घुमाएंगे, टरबाइन इसी पर काम करता है, जितना घुमाएंगे बिजली उत्पन्न होगी, समझाया। तो फैराडे साहब ने तुक्का में खोज कर दिया था, बड़ा परेशान हो गए थे। जैसे तुम भी परेशान हो जाओगे तो सब विषय समझ में आएगा। कोई दिक्कत किसी को, थोड़ा सा ये बात बता दिए, थोड़ा बस ऐसे ही चीजें थी। आइए, कोई दिक्कत मेरे बेटा, तो आएगा और उसको संपीड़ित किया जाएगा और फिर वायु से क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन को छान लिया जाएगा और फिर उसको क्या किया जाएगा, ब्लड में क्या किया जाएगा, मिला दिया जाएगा। और जब ब्लड में मिला दिया जाएगा तो अब आगे की बात करते हैं, लिखो, मिलाया जाएगा। अब हम आते हैं कैसे क्या होता है, तो गैसों का परिवहन। तो मुख्यतः तुम ऑक्सीजन समझो, हमने बता दिया ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, ऑक्सीजन के परिवहन का कारण है हीमोग्लोबिन। क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन है। क्या है, मान के चलो हमारा जो, मान लो ये नस है, इस नस में खून जा रहा है, इस खून में क्या है, हीमोग्लोबिन, ऐसे ऐसे होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन की संरचना हमें आप लोग गूगल करके लाइएगा, हीमोग्लोबिन देखिएगा ऐसे बनेगा। टाफी खाते हो, एल्पनलीबे टाफी खाए हो पुराने समय में, अभी आता है एल्पनलीबे टाफी नहीं खाए हो, अरे यार बहुत सारी ऐसी टाफी आती है, ऐसी होंगी, अब बीच में थोड़ा गड्ढा होगा, देखे हो एल्पनलीबे, और नीचे से गड्ढा होगा, देखे हो,
अच्छा, वो चरखी नचाते हो तो देखो, जो पकड़ते हो बीच में इस गड्ढा होता है, तो हीमोग्लोबिन की संरचना भी कुछ ऐसी ही है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की संरचना भी कुछ ऐसी ही है। अब इसी में हीमोग्लोबिन में क्या, यही हीमोग्लोबिन है, यही हीमोग्लोबिन मान के चलो ब्लड में ऐसे घूम रहा है। क्या हो रहा है? भाग रहा है, दौड़ रहा है। और हीमोग्लोबिन की ही मात्रा चेक की जाती है। रक्त कितना है तुम्हारे शरीर में, रक्त कितना है हीमोग्लोबिन पर निर्भर करता है। रक्त गाढ़ा है कि नहीं, हीमोग्लोबिन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो तुम निष्क्रिय रहेगा मेरा बच्चा। कोई लड़का अगर सक्रिय नहीं तो इसका मतलब यही है कि उसके अंदर खून की कमी है। खून की कमी का मतलब सीधा सीधा यही है कि उस लड़के के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। और हीमोग्लोबिन सक्रियता पर सीधे प्रहार करता है। किस पर प्रहार करता है? तो आप जो सक्रिय नहीं है, तो इसके जैसे मैंने बता दिया, तुम्हारी गलती नहीं है। जब जान जाओगे तो कोई बात नहीं है। तुम निष्क्रिय इसीलिए हो बेटा, कोई लोग, कोई लड़के, क्योंकि तुम्हारे शरीर में रक्त की कमी है। और रक्त की कमी का मतलब तुम्हारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। यह पूर्ति केवल और केवल तुम्हारे खाने की सामग्री में बदलाव करके ही संभव है, नहीं तो वो संभव। तो इसके लिए बहुत सारे उपचार किए जाते हैं, जैसे नारियल का पानी पी लिया, गिलोय खा लिया, या फिर कहा जाता है कि ये क्या कहते हो, पपीते का पत्ता को खाया जाता है, बकरी का दूध पी लिया, क्योंकि बकरी का दूध बहुत तेजी से हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन अगर सही रहेगा बेटा ना, तो दिन भर कूदोगे। बच्चे क्यों कूदते हैं? कारण यही है, जल्दी जल्दी पंपिंग हो रहा है, जल्दी जल्दी ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। हमारे हृदय को ब्लड यहां से यहां तक पहुंचाना है, और जितना बार ब्लड का सर्कुलेशन होगा उतना बार ऑक्सीजन जा रहा है। कैसे जा रहा है समझो, ऑक्सीजन का परिवहन जितना होगा तुम उतने सक्रिय रहोगे। इसीलिए कहा जाता है योगा किया करो। समझ आया? तो तुम निष्क्रिय क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर हीमोग्लोबिन कमी है। क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, मैंने बता दिया। अब देखो बेटा, जब ब्लड जाएगा तो ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन मान के चलो एक ट्रेन का डब्बा है। क्या है? ये ट्रेन का डब्बा है। और यह हीमोग्लोबिन नामक डब्बा कहता है कि अरे ऑक्सीजन आओ, मेरा खाली है जगह। तो ऑक्सीजन कहती है हाँ हाँ मुझे बैठाओ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मुझे भी कुछ काम करना है। किसको जलाना है? ग्लूकोज को। किसको जलाना है? ताकि इस देह को एनर्जी देना है। तो वो बैठा लेता है हीमोग्लोबिन, कहां पर? खली का जगह। अब बैठा लेता है और जाता है, धड़क धड़क करता, जाओ यहाँ पर जलाओ, यहाँ पर ग्लूकोज बैठा हुआ है, यहाँ जलाओ, यहाँ जलाओ, यहाँ जलाओ, यहाँ जलाओ। चारों तरफ का हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन फेंकता है, जाओ 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 जाओ। और वहां का तर 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 हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज को जलाया जाता है, एनर्जी मिलता है और हम लोग कूदते हैं। तो ऑक्सीजन लो, अगर नींद आ रहा है ऑक्सीजन ले लो। मैंने बता दिया ना, दो ही चीज है, कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो, सारी बीमारी खत्म। क्योंकि सारी बीमारी ऑक्सीजन की कमी से ही हो सकती है, पानी की कमी से हो सकती है। जहां सर दुख रहा है, माइग्रेशन की शिकायत लग रही है, नाक बंद करो, इतना तेज 5 बार सांस खींचो, दोनों नाक से एक एक बार 10 बार सांस, दिक्कत खत्म, आंख दर्द हो रहा है, सब सही। समझ आया? इसीलिए कह रहे हैं, समझ आया? क्योंकि ब्लड की बात है बेटा। अब आते हैं, तो समझ में आ गया ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन को छोड़ा जाएगा और ऑक्सीजन क्या करेगा? ग्लूकोज को जलाएगा, और ग्लूकोज को जलाने के बाद ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा के साथ साथ क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? अब कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी तो ले जाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहता है अरे 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 रुका रुका, लेके अइला तो लेके इसके जाई, लेके जइबो तो करबा। अब मान ले वैष्णो देवी गइल बड़ा ऊर्जा के साथ, अब चल उल के थक गइल, तो हरिया से लेके आइबो भी तो ट्रेनवा कि पैदल आई ना। तो अब क्या करता है? फिर वो सवार हो जाता है और वापस फुसफुस धमनी के रास्ते से फिर से किसमें घुस जाता है? वही अशुद्ध रक्त कहा जाता है, चला जाता है। अब वो वापस जाएगा और फिर से हृदय में क्या कर दिया जाएगा? मिला दिया जाएगा, और फिर आएगा और फिर शुद्ध रक्त मिलाया जाएगा, और इसी प्रकार चलती रहेगी क्रिया। और फिर क्या किया जाएगा? फिर ब्लड जो आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा, फिर इसमें मिलाया जाएगा, और इसको फिर से सांस के रास्ते से बाहर। इसीलिए देखो कितना जल्दी जल्दी होता है, सांस लेते हो सांस छोड़ते हो, सांस लेते हो सांस तुरंत हो रहा है ना, तुरंत गया तुरंत मिला तुरंत, अब मतलब भेजा है, अभी दूसरा आ भी रहा है। ऐसा नहीं है कि जो भेजा वही आएगा, इससे पहले वाला जो भेजा था वो बाहर आया, अब भेजा है अब वो दोबारा आएगा जब तक दूसरा हम लेंगे। समझा ना? तो यही प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया हमेशा क्या करती रहती है? चलती रहती है। श्वसन की प्रक्रिया मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान और प्रदान। ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। ठीक है ना? ऑक्सीजन का परिवहन मेरे बच्चों समझ में आया? बहुत मजे से, कोई समझ नहीं पाओगे। अब ये समझ लिए, कोई दिक्कत? लिखो, थोड़ा पूछ लेना। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में लिख लो, पुरुषों में और महिला में लिख लो। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में
13 से 17 ग्राम होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 17 ग्राम प्रति 100 ml। मतलब 100 ml खून में कितना ग्राम होके चाहिए हीमोग्लोबिन? 13 से 17 ग्राम। महिला में लिख लो 12 से 15 ग्राम। महिला में कम है, यही कारण है कि कहा जाता है कि महिला पुरुषों से कम चंचल होते हैं। और समझ में आया कारण क्या है? क्योंकि हीमोग्लोबिन तेरा कम है बेटा। तेरा भी हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो तू भी क्रिकेटर बन जाएगी। तुम भी, जैसे कहा जाता है, कहा नहीं जाता, देखा गया है। क्यों देखा गया है? कारण ये है, माना जाता है कम होगा, लेकिन इसको बढ़ाया तो जा सकता है। तुम भी बढ़ाओ, तुम भी क्रिकेटर बनो, तुम भी ओलंपिक जीत के आओ, तुम भी स्मार्ट बनो, तुम भी तेज बनो। ठीक है ना? तो अब समझ गए? चलो, हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर इससे कम हो गई, 13 से 12 से कम हो गई, तो इसी को बोला जाता है एनीमिया। लिख लेना, पूछा जाएगा। एनीमिया लिख लो। एनीमिया की रक्तअल्पता बोला जाता है इसे मेरे बच्चा। एनीमिया रक्तअल्पता। और आयरन क्या मतलब मुख्यतः क्या होता है? रक्तअल्पता क्या होती है? आयरन की कमी। क्या हो जाती है? आयरन की कमी। विटामिन B12 की कमी। किसकी कमी? अगर ये चीजों की कमी हुई तभी कहा जाता है एनीमिया। लिख लो, आयरन की कमी हो गई। आयरन मतलब लोहा। B12 विटामिन B12 बताए थे, बी में बहुत सारे भाग हैं। और फोलिक अम्ल की कमी हो जाती है। तो फोलिक अम्ल आपसे नहीं पूछेगा, बस कहीं मार्केट में जा रहा था मेरा लाल, और मार्केट में जा रहा था और ले रहा था CO2, CO और O2 मिल रहा था इसको, बाकी नहीं मिलेगा। उतना मिलेगा तो देखा जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहा कि CO2 से तो बचना है सर जी, तो पेड़ लगा दे रहे हैं। अब वो किसी जाम में फंस गया, O2 हवा में मिल रहा है। ये सब क्या है? एयर। क्या है बेटा? एयर है। ले रहा था, अब गया बेचारा, कहीं जा रहा था, जाम में फंस गया। अब पता चला कि उसको O2 के साथ CO2 भी उसके नाक के रास्ते से घुस गया। नाक के रास्ते से कौन आ गया? CO भी आ गया। ठीक है, CO2 तो गया ही गया, वो तो छन के बाहर आ जाएगा। CO भी गया और O2 भी गया। ठीक है, गया। लेकिन जब ट्रेन में बैठाने की बारी आई हीमोग्लोबिन को, तो इसको बड़ा पसंद है CO। कहा कि हट O2, तो हसे बहुत हमके मजा ना बताओ, तो हके ना बैठाई। हमारा पसंदीदा आदमी कौन? मेरा असली दोस्त CO2 है। 20 को कहा कि नहीं भैया, हम 20 लोग बानी, जा बैठा लो, ज्यादा किराया दे। बोलो ना, हमारा ये दोस्त सुदामा है, सदियों पुराना है, हम इससे दोस्ती नहीं तोड़ सकते। तुम 200 20 नहीं, 200 ला दो, हम नहीं। आज तो दोस्ती होकर रहेगी, आज CO2 ही बैठेगा। और बेचारा CO2 बैठ जाता है इसमें, हीमोग्लोबिन में, और जैसे ही बैठता है, दोस्ती बड़ा खतरनाक है। क्या है? दोस्ती बड़ा खतरनाक है। अब ये क्या करता है? हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के बंध, हीमोग्लोबिन जुड़े होते हैं, और रक्त के बंध को क्या करता है? तोड़ देता। कहता है दोस्ती जहां घुसती है, समझ में आता है ना? दोस्ती बहुत बुरी चीज है। हीमोग्लोबिन सोचा नहीं मैं बड़ा खुश हूं, इससे बहुत तेजी से और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है मेरा बच्चा। और वहीं तुम्हारा रक्त तुम्हारा खून पानी हो जाता है और आदमी मर जाता है। यही कारण है कि जो रेफ्रिजरेटर, जो ठंडी करने वाली रेफ्रिजरेटर, AC से निकलने वाले जो गैस थे, उसमें CO2 की मात्रा निकल रही थी। यही कारण है जो ओजोन को हानि पहुंचा रही थी, अन्य चीजों की हानि पहुंचा रही थी। इसको रोका गया। CO2 इतना खतरनाक है, अगर तुम्हारे शरीर में चला जाए तो तुम्हारा खून पानी हो जाएगा, तुम तुरंत मर जाओगे। समझ में आया? क्योंकि यह 20 ऑक्सीजन को हटाने की क्षमता रखता है, और हमें ऑक्सीजन चाहिए था। समझ में आ गया? तो सबसे जहरीली गैस क्या है बेटा? CO। इस धरती पर सबसे अगर जहरीली गैस कोई है, फास्जीन गैस तो ही है, CHCl3। ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन CO2 खुला है। ठीक है, जहां पर भी पेट्रोलियम सही से नहीं बर्न करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जरूर बनेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे खतरनाक गैस है। अब इस खतरनाक गैस को कम करने की क्षमता हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी का पौधा घर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? घर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। और तुलसी का पौधा दांत में नहीं लगाना, पारा की मात्रा इसमें होती है। किसकी मात्रा होती है? आपको पढ़ाएंगे मीना माता रोग। ठीक है, जापान में हुआ था जी, पारे से संबंधित कोई बीमारी थी,
पानी में फेंक दिया तो लोग फैल गया था, आएंगे देखेंगे। तो वही कभी कभी तुलसी का पौधा दांत से नहीं कूचना, तुम लोग कूच के देखना कुछ अलग पाओगे, नहीं करना, ठीक है ना। तो यही तुम्हारा तुलसी का पौधा ये क्षमता रखता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, अवशोषण करता है। ये कहता है मुझे CO2 कम, मुझे CO ला के दो। इस धरती पर मैं लोगों को बचाने का काम करता हूं, इसीलिए कहा जाता है तुलसी की पूजा करो। वो छोटा है लेकिन खोटा है, समझ में आया। खतरनाक खतरनाक लोगों से लड़ता है, ठीक है। तो आज से क्या करोगे, घर के आगे तुलसी का पौधा। और देखो पुराने समय में लोग लगाते थे तुलसी का पौधा, पूछते थे, वो नहीं जानते थे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो क्या कह दिया गया, हर दरवाजे पर लगा लीजिए, हर दरवाजे पर। कोई दिक्कत समझ में आया बेटा? श्वसन तंत्र समझ में आया? ऑक्सीजन का कैसे लिया जाता है लिख लो। वायु में ऑक्सीजन 78%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, 0.3%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे बच्चों? बाकी आप चीज अब कर लीजिएगा। श्वसन तंत्र में जो भी हमने पढ़ाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर इतना जान लेंगे तो किसी को भी पढ़ाने की ताकत रखते हो। समझ आ गया? और तुलसी का पौधा नहीं उखाड़ोगे, पेड़ तो उखाड़ना ही नहीं है, पेड़ का काम जो है, लेकिन वो छोटा बड़ा काम की चीज है। लोग उसका नाम तुलसी रख दिए हैं, क्यों? इस धरती पर जननी कौन है? माता है। और सब कुछ बताता कौन है? देखो हर एक बड़ी चीज हमेशा स्त्रीलिंग होगी। धरती संपूर्ण जीवन देने वाली धरती है, धरती भी क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। तुलसी, ठीक। तो थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है?